हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब? मैं हूँ रंजीत कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स पढ़ेंगे जो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कुछ, इसके पार्ट्स जो मतलब इसके पहले के जो थ्योरीज़ हैं वो सब पढ़ चुके हैं। जो पिछले पढ़ चुके हैं उसके आगे के जो हैं वो आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, ओम का नियम पढ़ा था, ठीक है? ओम का नियम से प्रतिरोध निकाले थे और उसके ओम के नियम का सत्यापन भी किए थे, ठीक है? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, वो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँचे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है? तो देखो आज का जो टॉपिक है किसी तार की प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भरता। यानी जो प्रतिरोध है, उसके ताप पर, ठीक है? उसके क्षेत्रफल पर, मोटाई पर और या किसी पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो उसके बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि तार की लंबाई। अब देखो क्या बोला है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी देखो प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? R से, ठीक है? क्या बोला है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई को L, ठीक है, लेंथ, ये अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम कोई भी तार लेंगे, उसकी तार की लंबाई हम यदि बढ़ाते जाएँ, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यदि तार की लंबाई कम करेंगे, तो प्रतिरोध भी कम होगा, ठीक है? और जो तार का प्रतिरोध होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है? अनुक्रमानुपाती होता है तभी इसकी लंबाई बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई कम करने पर ये प्रतिरोध कम होगा, ठीक है? अब देखो आगे चलते हैं, क्या है तार की मोटाई पर, यानी प्रतिरोध का तार की मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है? यानी प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं और व्युत्क्रमानुपाती, देखो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/A, ये मतलब एरिया या क्षेत्रफल, ठीक है? व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, क्या? अगर हम किसी उसके उसका जो तार की मोटाई होता है, ठीक है? यानी जो क्षेत्रफल होता है, उसके क्षेत्रफल हम बढ़ाते जाएँ, ठीक है? तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होता जाएगा। उल्टा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, तो जब हम इसको बढ़ाएँगे तो इसका मान कम होगा और इसका मान कम करेंगे तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक है? अब देखो, अगला है कि तार के पदार्थ पर, ठीक है? तार के पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध का? अब देखो बोला है विभिन्न पदार्थ के तार में प्रतिरोध भिन्न-भिन्न होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? यदि आप समान समान लंबाई के 2 तार लो और वो अलग-अलग पदार्थ के रहें, मतलब कोई कॉपर का रहे और कोई एल्युमीनियम का रहे, ठीक है? तो दोनों में जो प्रतिरोध का मान होगा, वो अलग-अलग होगा। लेकिन तार समान होने चाहिए तभी आपको कन्फर्म पता चलेगा, ठीक है? मान लो 1 मीटर का आपने जो कॉपर का तार लिया और 1 मीटर आपने एल्युमीनियम का तार लिया, ठीक है? तो दोनों में प्रतिरोध जो उत्पन्न होंगे, वो अलग-अलग होंगे। क्योंकि क्या बोला है कि विभिन्न पदार्थ के तार में प्रतिरोध भिन्न-भिन्न होता है, ठीक है? तो चलिए अगला देखते हैं, तार के ताप पर, यानी ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब किसी तार के ताप का यदि आप ताप बढ़ाओगे, ठीक है? किसी तार के ताप को आप बढ़ाओगे, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी ताप पर जो प्रतिरोध होता है वो कौन से संबंध में होता है? अनुक्रमानुपाती संबंध में होता है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं अगला टॉपिक, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल ओम के नियम जैसा है, इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध, सबसे पहले हमको यह पता है कि जो प्रतिरोध होता है, ठीक है? वो लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध देखो, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, क्या बोला जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध जो प्रतिरोध होता है यानी R जो होता है, वो तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अपने जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L बाई A, ठीक है। अब देखो अगर हमें समानुपाती को हटाना है, तो हमें कोई एक नियतांक लेना पड़ता है, ठीक है, तभी ये समानुपाती हटता है। तो चलो समानुपाती को हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R समानुपाती K L बाई A, ठीक है, सॉरी K जब लगा दिए तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा ना, ये हो जाता है। अब देखो K को इस तरफ कर दो और उसको उस तरफ कर दो, मतलब K को एक ही तरफ रहने दो, तो चलो क्या लिखेंगे, K इक्वल टू हो जाता है R A बाई L, ठीक है। अब देखो K क्या है, K हमने क्या लिया था, K एक नियतांक लिया था हमने, K एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकाला हमने, देखो जो तार का प्रतिरोध होता है वो अपने लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमने ये संबंध दिखाया। अब ये जो संबंध होता है इसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखो क्या किया, एक नियतांक लिया R बराबर K इंटू एल बाई ए किया। अब देखो क्या किया हमने, इसको पक्षांतर कर दिया उस तरफ, तो क्या हो गया, K इक्वल टू हो गया R A बाई एल, यानी K जो है वो क्या है, एक नियतांक है और जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होता है, देखो जो विशिष्ट प्रतिरोध अपने तार के, अगर 1 मीटर लंबा कोई तार है, ठीक है, 1 मीटर लंबा तार है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो वो अपने अनुपात के बराबर होता है, किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। और K को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, चलो यहाँ मात्रक निकाल लेते हैं। अब देखो क्या है, K बराबर होता है R A बाई L, ठीक है, यानी R का मात्रक रखना पड़ेगा, A का मात्रक रखना पड़ेगा, L का मात्रक। अब देखो R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम लिख दिया हमने। और A क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर रख दिया, बटे। अब देखो ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम वर्ग मीटर प्रति मीटर, ठीक है, ओम वर्ग मीटर प्रति मीटर। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि देखो जब हम किसी तार को, ठीक है, मान लो ये तार है, किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, तो मान लो ये देखो सेल का ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, और इसमें धारा किस तरह से प्रवाहित होती है, ये देखो पॉजिटिव ओर से निगेटिव की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अब देखो जब इसमें विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर यानी धन आवेशित से ऋण आवेशित की ओर प्रवाहित होता है, तो इसमें देखो ये क्या करता है कि इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जो सेल होता है, सेल जो हमारा ये सेल होता है, सेल के अंदर जो सेल के अंदर भी तो ऋण आवेशित और धन आवेशित प्लेट होते हैं, ठीक है। पर उसमें उल्टा होता है, उसमें क्या होता है कि ऋण ऋण आवेशित से धन आवेशित की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसमें क्या होता है, और ये भी क्या करता है कि विद्युत धारा बहने बहने जो बहता है उसके अंदर विद्युत धारा बहने के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। और उसके अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है सेल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, जिस तरह से
किसी तार में धारा प्रवाहित होने पर तार धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। उसी प्रकार विद्युत सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो पूरा मैंने सेल का आंतरिक प्रतिरोध का वो डिफिनेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो विद्युत परिपथ है, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर प्रतिरोध जुटा है, यहाँ पर सेल लगा है। ठीक है, और ये क्या है जो स्मॉल r है वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखो इसमें जब हम विद्युत धारा का मान कितना होगा ये ज्ञात करेंगे तो किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखो अगर देखो किसी परिपथ में अगर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो और ये प्रतिरोध जो ये वाला प्रतिरोध है ये कैपिटल R हो, ठीक है, तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, यानी इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा बराबर होता है स्मॉल r प्लस r। ठीक है, अब देखो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो इस परिपथ में विद्युत धारा का मान यानी I का मान हो जाएगा विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यानी I बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल e बटे कैपिटल R प्लस R। ठीक है, ये आ जाएगा इसका मान। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो आगे अगला वाला टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, यानी प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से होता है और कौन कौन से नियम है उसके, यानी ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा हम करेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और उसके पहले मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।